अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। मैं इस वक्त एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर मौजूद हूं। मेरे बैकग्राउंड पर आप दरवाजे पर रेस्क्यू 1112 देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब रेस्क्यू एमरजेंसी हेडक्वार्टर्स में, जहां पर हमारे रेस्क्यूअर्स, चाहे वो फायर फाइटर हैं, चाहे वो पानी में जाकर बिल्डिंग के मलबे तले दबे लोगों को या एक्सीडेंट में फंसे लोगों को रेस्क्यू करते हैं। उन सब लोगों की ट्रेनिंग होती है। एक इंस्पिरेशनल सेंटर है ये उन तमाम लोगों के लिए जो कौम की खिदमत करना चाहते हैं, वो ज्वाइन करें। किस तरह से ट्रेनिंग होती है यहाँ पर, क्या सिनेरियो होता है, आज आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम आ गए हैं रेस्क्यू हेडक्वार्टर के ट्रेनिंग एरिया में, जहाँ पर डीजी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो, क्योंकि अक्सर हम अपने हीरोज़ को सलाम भी पेश करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं, लेकिन किस तरह से उनकी ग्रूमिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, वो सब कुछ आज आपको दिखाएंगे। आए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम डीजी साहब, सर कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, क्योंकि ट्रेनिंग का प्रोसेस तो चल रहा होता है, लेकिन आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। एंड यकीन जानिए कि ये बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं। थैंक यू जी। हमारी कोशिश ये होती है कि आज हमने 1 करोड़ लोगों को रेस्क्यू किया है, लेकिन ज़रा सोचिए जब रेस्क्यू 1112 नहीं था तब क्या हाल था? कौन कहाँ फ़ोन डायल करेंगे, कौन आपकी मदद के लिए आएगा, कौन उठाएगा। कितने सारे जवान लोग सड़क पे सिर्फ खून बहने की वजह से उनका इंतकाल हो गया, बिकॉज उनको कोई मदद करने को और मैं आज देखती हूँ कि ज़ीरो से शुरू करके आपने एक एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आज आपके एम्पायर की स्टोरी हम लाहौरियों को दिखाएंगे। एम्पायर नहीं, एक सर्विस शुरू कर दी है। सो ये आवाम को मदद के लिए एक सर्विस है। बट इट्स सो ग्रैंड, अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड फील होता है हमें इस इदारे अल्लाह का शुक्र है ये आज आई है। आप यहाँ आप आई हैं, मैं आपको ये भी दिखाऊँ कि ये वो इदारा है जिसमें जो हमारी सर्च एंड रेस्क्यू टीम है, ये पहली टीम है जनूबी एशिया की जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन दी है, और ये पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ की बात थी। इसी इदारे ने पहला सार्क का रेस्क्यू चैलेंज भी जो है वो 2018 में होल्ड किया। हमारा वहाँ से सार्क की जो कैबिनेट सेक्रेटरीज़ की रिक्वेस्ट आई, तो वहाँ से फिर हमने इनके लिए ये सार्क का रेस्क्यू चैलेंज भी यहाँ पे होल्ड किया। तो इसी एकेडमी आज ना सिर्फ ये पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबे के लोगों को ट्रेन कर रही है, और इस वक्त भी 4 सूबों से यहाँ पे लोग अंडर ट्रेनिंग है अल्हम्दुलिल्लाह जी। और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट जब किसी चीज़ का मिल जाए तो हम फिर शायद तारीफ़ और कदर भी करते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि जब से ये सर्विस शुरू हुई और जिस तरह से शुरू की गई जिस साहब आपकी क़यादत में, मैंने अक्सर वैसे ये देखा है कि जो सिंसेरिटी और पैशन किसी इदारे को शुरू करने में होता है, अगर वो कॉन्टीन्यूस उस इदारे के साथ रहे शख्सियत, तो इदारा जो है वो फलता फूलता है। और आपकी क़यादत में हमने देखा है कि माइलस्टोन्स अचीव किए हैं रेस्क्यू 1112। हमारी जी कोशिश रही है। देखिए, जिस चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया कि इस काम को शुरू करें, जब मैं ख़ुद एक डॉक्टर होने के नाते हम देखते थे कि हमारे पास ज़ख्मी लोग आते थे, ना उनको उठाने वाला होता था, ना कोई ले जाने वाला होता था, और जिस हाल में उनको उठाया जाता था, अगर वहाँ तक पहुँच जाते थे और ज़िंदगी उनकी बच जाती थी, उनकी खुशकिस्मती थी। कोई ऐसा निज़ाम नहीं था। तो जब हमने बात की कि जी इस तरह का सिस्टम बनना चाहिए, हर किसी ने कहा डॉक्टर साहब ये अमेरिका या यूरोप नहीं है, ये पाकिस्तान है, वापस आ जाए, ये अब अमेरिका यूरोप की बातें ना करें, यहाँ पे नहीं बन सकता ऐसा सिस्टम। मैंने कहा क्या बात है, यहाँ पे क्या लोगों को हक नहीं है कि इमरजेंसी में उनको बर वक्त मदद मिले? तो वहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया, और शुरू में कोई मानने को तैयार नहीं था। तो अक्टूबर 2004 में जब उन्होंने सर्विस की परफॉर्मेंस देखी, तो उसके बाद फिर मेजर बड़े शहरों में गया, और वहाँ से फिर तमाम ज़िलों में एक्सपेंशन हुई, और अब माशाल्लाह तहसील की सतह तक पंजाब में एक्सपेंशन हो गई है, खैबर पख्तूनख्वा में सर्विस बन गई है, ज़िलों में चली गई है, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान में हुई। अभी सिंध और बलूचिस्तान कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे भी इसी किस्म का एक इफेक्टिव निज़ाम बन जाए। आपने बड़ा रूट से शुरू किया इसको, लाहौर में शुरू करके फिर आपने कहा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर आपने प्रोविंस को इन्वॉल्व करने की कोशिश की, डिफरेंट प्रोविंसेस को। तो आप बड़ा स्टेप बाय स्टेप इसको लेकर चलें, और वो बेबी स्टेप्स आपके बड़े कामयाब हुए। तो सर हम इस वक्त अभी कहाँ मौजूद हैं, साथ साथ थोड़ा सा आप बताते भी रहिएगा। ये हमारा जो पहला है ये वेल है। अगर कुएँ में अक्सर लोग आपने देखा कि नीचे जाते हैं, कोई नीचे इंजन ठीक करने जाता है, कोई घर की होती है बनाई भी, या कुछ और वहाँ पर टॉक्सिक गैसेज होती हैं, एक बंदा जाता है, उसके पीछे दूसरा जाता है, उसको बचाने के लिए वो भी नीचे रह जाता है, और अक्सर हमें इस किस्म की कॉल्स आती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इसने ये ब्रीदिंग एपरेटस पहना हुआ, और एक ख़ास सूट है जिसे कॉल्ड द स्लज सूट। तो वो गंदा अगर पानी है, उसमें गटर में भी उतरना है, तो उसकी मदद से वहाँ पे वो उतर सकता है, और वहाँ पे फिर ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके लेकर आता है। बिल्कुल। तो ये इनिशियल ट्रेनिंग का हिस्सा है। जी बिल्कुल। नहीं, हर मुख्तलिफ अब हम और स्पेशलाइजेशन पे चले गए हैं, जिसमें हमारा एम्बुलेंस का क्रू है वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ट्रेंड होते हैं,
इसी तरह दूसरा हमारा रेस्क्यू का क्रू है, वो फायर और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जो हमारा कंट्रोल रूम का क्रू है उसको डिस्पैच के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, वो हमारा डिस्पैच रेस्क्यूअर। और इसी तरह जो ड्राइवर है उसको स्पेसिफिकली इमरजेंसी ड्राइविंग के लिए दी जाती है। और फिर हमने एक नई सर्विस ऐड की है, वो हमारी मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस है। बिकॉज जैसे जैसे इजाफा हुआ ट्रैफिक में और गुंजानबाद इलाकों में, तो वो कैसे पहुँचते, तो वो फिर हमने इजाफा किया। तो ये अब एक देख के आपने गिरना नहीं है, ये ना हो आपको रेस्क्यू करना पड़ जाए है। मैं बिल्कुल ध्यान से कर रही हूँ, बट मुझे पता है कि मेरे आसपास बहुत ही ऐसे हीरोज़ मौजूद हैं जो खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए तो बचा लेंगे। और ये रेस्क्यू का ऑपरेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज़बरदस्त, ये देखने में जितना आसान लग रहा है, यकीन जानिए कि मैं आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा होगा कि इट्स नॉट दैट सिंपल, आसान नहीं है। स्पेशली देखिए, जब हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें बड़ा ज़रूरी है, अगर किसी को हाइट का फोबिया है या डेप्थ का फोबिया है या फायर फोबिया है या पानी का फोबिया है या क्लॉस्ट्रोफोबिया जो स्पेस का होता है, तो वो बंदा रेस्क्यू में नहीं आ सकता। तो आपको पहले ही अंदाजा फोबियाज हो को जाता पहले है। हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है और फिर हम उनको रिक्रूट करते हैं। अच्छा, दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग। नाज़िन, ये भी देखें कि आप जहाँ पर ख़वातीन मर्द जो हैं वो इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं, वहाँ पर कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं और जिन्होंने इस ट्रेनिंग में हिस्सा लिया, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगी। रिच साहब, आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अमरीन अख्तर। अमरीन, आप कब से इस ट्रेनिंग में इनरोल हैं? मैं 1 अगस्त से हमारी ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुई थी रेस्क्यू 111। क्या आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपने रेस्क्यू का इदारा ज्वाइन करना है और यहाँ पे ट्रेनिंग का हिस्सा बनना है? मेडिकली में अगर हम किसी स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं तो हम उसी फील्ड से जो है वो सीख पाते हैं, लेकिन रेस्क्यू एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम हर फील्ड के रिलेटेड हम सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम पेशेंट्स हैं, मतलब किसी जगह पे फ्लड आया, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो हर चीज़, हर शोबे की यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। और इस तरह फिर लोगों की जान बचाना, बस इसी चीज़ से इंप्रेस होकर रेस्क्यू लड़कियों ज्वाइन को किया। वैसे बड़ा रोका जाता है कि ये मर्दों की फील्ड है, इसमें नहीं जाना, रेस्क्यू हो गया, फोर्सेस हो गई। आपके घर से कोई एतराज़ आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आजकल तो ऐसे भी लड़कियों पे इस तरह का कोई नहीं होता, बल्कि घर वाले खुद चाहते हैं कि हम मर्दों के बराबर काम करें। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। घर वाले खुद चाहते हैं और हम आई थिंक वो ग्रूमिंग जो है वो घर वालों की तरफ लेके भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी, शुक्र आपकी अल्लाह ट्रेनिंग कब से शुरू हुई, क्या नाम है आपका? 1 अगस्त। उमर अरशद सन ऑफ मोहम्मद अरशद। उमर, आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया रेस्क्यू 112 ज्वाइन करने इधर के लिए? बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। और वो तो यहाँ आके आपको पता लगा ना, उससे पहले आपको कैसे लगा कि आपने रेस्क्यू 112 में रेस्क्यूअर बनना है? बस एक दिली शौक़ था और वो अल्लाह ताला ने पूरा किया और आए हैं इधर, काम किया है, बहुत अच्छा लगा है। स्टॉल कर रहे हैं, अभी भी ये वेलका किया है, तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है और बड़ा मुश्किल है सर, गर्मी में हम जहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे इतने गैजेट्स पहनकर, एक्चुअली जाकर फील्ड में आपके रेस्क्यूअर्स जो ट्रेंड हैं वो परफॉर्म भी करते हैं। सर, इस तरह की इमरजेंसीज वैसे किन एरियाज़ में ज़्यादा आती है? ये हमारे ज़्यादा हमने देखा साउथ पंजाब के अंदर ये ज़्यादा है, बट बाकी जगहों पे भी बनते हैं, बट इन पर्टिकुलर साउथ पंजाब जहाँ पे डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं और वहाँ पे इस किस्म की घर की गांव वगैरह में पेरिफेरीज में आपको जो है वो ज़्यादा इस किस्म की इमरजेंसीज जहाँ आपको डेप्थ में जाकर जहाँ पे बनाए होते हैं, कुएँ बनाए होते हैं, घर की बनाई होती है, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होता, तो वहाँ पे इस किस्म की वो चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे फिर उनके साथ यहाँ पे इमरजेंसीज होती हैं। बिल्कुल सही। मैं तो इस चीज़ पे भी खुश हो रही हूँ कि लोग ये कह रहे हैं कि हमें एक शौक़ है रेस्क्यू 112 ज्वाइन करने का। आप यकीन जानिए कि मुझे पर्सनली भी बड़ा शौक़ था। मैं अगर मीडिया में नहीं होती तो आपके इस इदारे में कहीं ना कहीं एप्लीकेशंस बार बार दे रही होती कि मुझे भी रख लें। तो अभी भी हम आपको रेस्क्यू सिखाएंगे किसी दिन। ये अभी तो फ़िलहाल मैं ट्रेनिंग देख के खुश होने आई हूँ। सर, ये एक आर्टिफिशियली लेक टाइप एरिया है, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करिएगा। जी, ये हमारा आप देखें यहाँ पे जो है वो बोट ऑपरेशन यहाँ पे सिखाया जाता है। जब फ्लड 2010 के आए तो हमने एक बेबसी की हालत देखी, तो उस वक्त हमने फ़ौरन बोट्स ली और जो भी हमें मिल सकती थी मुख्तलिफ महकमों से जो थी, हमने बोट्स को इकट्ठा किया और एक ऑपरेशन किया। आज अब मुनज़्ज़म अंदाज से हमारा तमाम, चाहे एवैक्यूएशन हो जिस वक्त इमरजेंसी में वो करनी पड़े, या फिर उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होती है जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, वहाँ पे उनको खाना पहुँचाना है, उनके जानवर भी ट्रांसपोर्ट करने हैं, या कहीं पे सड़कें टूट गई हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना है, वो सारा, यानी सिर्फ इस साल के फ्लड्स में अगर आप देखें तो हमने 80,000 लोगों को एवैक्यूएट किया और 2,17,000 लोग ट्रांसपोर्ट किए। ये भी जानवर, उसके अलावा छोटा जानवर और है जिसको हमने साथ भी
बाद में वो भी किया। वो देखा तो हमने, वो पूरा footages ऑपरेशन के पंजाब में आपके आपने rescue देखा वाले कि किस एक तरीके से पालतू जो है बिल्ली को भी जी। उठा के खैबर उसके लिए ये पख्तूनख्वा सारी में ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है ताकि उनको पता हो किस तरह से हमने बोट ऑपरेट करनी है। अगर वो ऐसी दूर दराज इलाके में वहाँ पे इंजन को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हमने किस तरह से मेंटेन करना है, ये सारी उनको ट्रेनिंग बिल्कुल साथ सही। दी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ये दिखा दूं कि बता दूं और साथ साथ आप देख भी रहे होंगे कि ऐसा नहीं होता कि ये जो ट्रेनिंग की जा रही है ये किसी फ्लड एरिया में जाके ही उनको एक्सपीरियंस होगा। वो यहाँ पर रियल टाइम ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिस तरह से वो बोट चला रहे हैं, रोड इंजन किसी घुमा तरह रहे अगर हैं। कोई बंदा डूब रहा है उसको किस तरह रेस्क्यू करना है, अब ट्रबल शूट है कोई तो उसको किस तरह से ठीक करना है, एड्रेस करना है, ये सारी चीज़ें उनको साथ साथ यहाँ पे सिखाई जाती हैं ताकि जब वो ऐसे फील्ड में हो तो वहाँ पे अच्छे तरीके से काम कर सके। अच्छा, ये शुरू से ही इसका हिस्सा था या ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली रेस्क्यू लेवल? जैसे जैसे हमें चैलेंज मिला, मैं तो कभी सोचा था इनिशियली तो एज एन एम्बुलेंस सर्विस शुरू किया, लेकिन जब जंजला आ गया वहाँ पे हमने बेबसी देखी तो अब किसने और आके काम करना था। बड़ा आसान था, हम कहते हम नहीं करते, फिर किसने आगे करना था। तो इसलिए हमने उसको चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया। आज देखा आपने कि पहली सर्च एंड रेस्क्यू टीम है जिसको जनूबी एशिया में अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्टिफिकेशन दी। इसी तरह फायर सर्विस के बुरे हालात थे, हम पहुंच जाते थे एम्बुलेंस लेके, लोग उस पे निकाल रहे थे, तो हमने उसको चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट किया। और 2007 में हमारी पहली लाहौर से सर्विस शुरू हुई, फिर उसके बाद 2010 में हमने तमाम ज़िलों में सर्विस शुरू की। आज उस सर्विस ने 1,95,000 से ज़्यादा फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया और अब तक 550 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा ज़बरदस्त, जस्ट बाय इम्प्रूविंग रिस्पॉन्स टाइम एंड प्रोफेशनल फायर फाइटिंग। और इसमें हर चीज़ शामिल है, मतलब जहाँ पर वो हम देख रहे हैं कि कोई अगर डूब रहा है तो जी, उसको उसको बचाने भी के मैं- लिए मौजूद है। और यहाँ पे भी बोट मैं चलाने लोगों से वाले भी भी हैं। कहूँगा कि ये एक चीज़ सीखने वाली है कि अगर कोई बंदा डूब रहा है तो कोशिश करें रस्सी या किसी की मदद से उसको कोशिश करें कि वो फ़ौरन फेंके, और वो अगर वो बेहोश हो गया तो जाहिर बात है फिर तो आपको उसको जाके और उसको भी कोशिश करें पीछे से पकड़े, क्योंकि अगर उसने सामने से जाके आपको दबोच लिया तो वो आपको भी साथ ही आपको अंदर भी ले साथ ले जाएगा। जाएगा। और हम अक्सर देखते हैं कि जब आपको कई कई दिन हो जाते हैं किसी दरिया में या किसी नहर में, कोई बच्चा डूब जाए, कोई नौजवान तैरता हुआ डूब जाए, तो भी हमारे रेस्क्यूअर्स ही हैं जो कई कई दिन का ऑपरेशन आज भी हमने जब अपना रिव्यू कर रहे थे उसके अंदर हमारे कोई 5-6 जगहों पे ऑपरेशन चल रहे थे, और एक ऑपरेशन था जो पिछले 4-5 दिन से चल रहा था और वहीं पे हमारी टीमें स्टेशन थी, और जब तक वो नहीं मिलता तो 4-5 दिन तक हमारा वो ऑपरेशन ऑपरेशन वहाँ पे जारी continue रखता है। और रहता है। कभी कभार 15-15 मील दूर जाके हमें बॉडीज़ मिलती हैं और वो पूरा उस दरिया में, उस नहर में वहाँ पे जाना इसी धूप में, हबस में बड़ा मुश्किल काम बड़ा होता मुश्किल है, होता और है। उसके अंदर हमारी टीमें जो वो ऑपरेट कर रही होती है और रिस्क अलहदा इन्वॉल्व होता है बिकॉज बिल्कुल। और आजकल तो सैलाब के इलाकों की वजह से ये वाली ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कारआमद भी आ रही है जी, उनको, बिल्कुल। ऑब्वियसली उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जी वो बिल्कुल, ये utilize इस भी बार कर रहे यही उसी के फैक्ट फिगर्स हैं कि 80,000 लोग हमने इवैक्यूएट किए, 2,17,000 लोगों को जो है वो ट्रांसपोर्ट किया, तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और लोगों को आप कहीं से भी हमें कॉल आती थी, चाहे दिन था चाहे रात था, हमने ऑपरेशन किया और वहाँ तक उन तक पहुँचे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये सारे वो इक्विपमेंट्स हैं जी, जो इस ये वाटर रेस्क्यू से रिलेटेड जो है वो इक्विपमेंट है, आप जो देख सकती हैं यहाँ पे, ये मुख्तलिफ लाइफ जैकेट्स हैं, इसी तरह से वो हमारा स्लड सूट है, और ये बाकी लाइफ बॉयज़ हैं जो कि रिंग्स अप फेंकते हैं जिस वक्त किसी को भी आपने रेस्क्यू करना होता है। बिल्कुल सही। सर, इक्विपमेंट्स या फंड्स का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? क्योंकि अक्सर ये शिकायत आती है कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग तो हो जाती है लेकिन इन फील्ड जो है फिर इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ, आई थिंक इस पे मैं ख़ास तौर पे सोचता था कि यहाँ पे सर्विस क्यों नहीं बन सकी, तो मैं जहाँ पे भी एक हुकूमत में एक दर्द है कि हमें लोगों की मदद करनी है, वहाँ पे वो सपोर्ट ऑब्वियसली हमारे गवर्नमेंट की साइड से रही है पहले, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है काम करके दिखाना है। जिस तरह हमारे कुछ पहले महकमे ऐसे रहे अनफॉर्चुनेटली जिनको की जिम्मेदारी जब थी उनकी, उन्होंने काम नहीं किया तो उनको पता था, और मैंने ऐसी जगहों पे जाके, मैं खुद नहीं आना चाहता था ना ये करना चाहता था, मैं ऐसी जगहों पे गया जहाँ पे उनके पास 10-10 साल से इक्विपमेंट पड़ा था, मैं इस्तेमाल ही कभी नहीं किया था, शायद इस्तेमाल करना आता भी ना हो और करना भी नहीं चाहते थे। उन्हें कौन जाके दरिया में रेस्क्यू करेगा, कौन इतनी मुसीबत में जाएगा, तो बेहतर है। तो हमने आज काम किया है, हुकूमत ने फिर अकॉर्डिंगली जब उन्होंने काम देखा तो वो सपोर्ट भी आती है। ऑब्वियसली हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है, जिस तरह नई नई बिल्डिंगें बन रही हैं, ऊंची सी ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, अब उनमें हिफाजती इक़दाम को भी हमने साथ साथ इम्प्रूव, अब दुनिया की बेहतरीन फायर सर्विस बना दें, अगर आप जो है वो अपनी अप्रोप्रिएटली वहाँ पे जो है उसमें हिफाजती इक़दाम नहीं रखेंगे तो आप खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप ये, अब आपने देखा इसमें भी सैलाब में, अब एक दरिया में जिस वक्त तुगयानी आती है और हिल टॉरेंट्स जिनको हम कहते हैं, वहाँ पे जब पानी की स्पीड इतनी होती है कि आप अगर उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि आप जाके बीच में खड़े होके ये बेवकूफ़ी है। सो आपको टाइमली जब हुकूमत ने वार्निंग दे दी, आपको निकलना है। अल्लाह का शुक्र है कि उनके लिए एक बेसिक निज़ाम आज पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है। पंजाब में सारे ज़िलों में चला गया, तहसील की सतह पे हुकूमत पंजाब ने तौसीक़ की है,
आई थिंक ये विजन था हमारी क़यादत का जी, कि जी। जिसकी वजह से आज ख़ास तौर पे ये सर्विस जो है वो अब तहसील की सतह पे तहसील की जो सतह बनी पे है। काम कर रही है और ना सिर्फ काम कर रही है बल्कि एक्चुअली लोगों को सर्व भी कर और रही है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हम रेस्क्यू कर चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, इट्स अ ह्यूज नंबर। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद अगले जो स्टेशन है जहाँ पर ट्रेनिंग का प्रोसेस चल रहा है, डीजी साहब के साथ वहाँ चलेंगे और देखते हैं कि वहाँ कौन सी ट्रेनिंग दी जा रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बड़ा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट हम आपको दिखाने लगे हैं, लाइव ट्रेनिंग, जिसमें आग अगर लगी है तो आपके रेस्क्यूअर्स कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और किस तरह से उसको बुझाते हैं। देखिए। ये फोम है, ये ट्रिपल फोम, ये पेट्रोकेमिकल फायर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा सर, ये हमने जो एक्टिविटी देखी है, अब मैं ये देख रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट सिंपल वाटर, ये पूरा एक फॉर्म जो है वो इसको उसके अंदर था। AFFF फोम कहते हैं। ये पेट्रोकेमिकल फायर्स, जहाँ पे केमिकल फायर्स होती हैं, उनके ऊपर हम ये यूज़ करते हैं और उनके खुदा लिए न खास्ता खास तौर किसी पे इंडस्ट्री उन में पे हम लग गई वाटर है। नहीं यूज़ कर सकते तो वहाँ पे ये यूज़ किया वहाँ जाता पे ये है। use तो आज जो भी आज एक जदीद फायर सर्विस की टेक्निक्स है वो चीज़ें होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि वी ट्राइंग टू फॉलो दैट। इस ट्रेनिंग में जो रेस्क्यूअर्स हिस्सा ले रहे थे, फायर फाइटर्स अभी उन्हें कह सकते हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शाहरुख खान अलीफार, शाहरुख खान। शाहरुख जी। खान, बड़ा प्यारा नाम है आपका। अच्छा, कहाँ से मुझे है? ये बताएं, कहाँ से हैं आप? पेशावर। पेशावर से आए हैं? जी। KPK से आप यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं? जी। कितना अर्सा हो गया ट्रेनिंग लेते हुए? तकरीबन हमारा 45-50 दिन हो गए 45-50 दिन हो गए। सबसे मुश्किल ट्रेनिंग अभी तक कौन सी लगी है शाहरुख आपको? फायर की। फायर की? जी, क्यों? क्योंकि ये मुश्किल है। डर लगता है थोड़ा सा, हीट भी है फायर की, जी, जी, चीज़ें बिल्कुल भी है। हैं, तो ट्रेनिंग में थोड़ा वो होता है, लेकिन सही चल रही है सारी ट्रेनिंग? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। बेहतरीन चल रही है। जी। वापस जाके हमारी मदद करनी है, हमारी इंशाल्लाह, खिदमत करनी है। ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। स्माइल भी कर रहे हैं सर। वो फायर की ट्रेनिंग एक्चुअली बड़ी मुश्किल होती है। जी, सब जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग इसमें होता है ना, आपने चूंकि हमारा मौसम बड़ा गर्म है, यूरोप में ठंड है, ठंड है। ये जब फायर टर्न आउट गियर पहन के आपको अंदर जाना है, उसमें जो पसीना आ रहा है वो थोड़ी देर में ही उस आग, गर्मी, पसीने में आप ड्रेन हो जाते हैं। आप खुद सोचें, फुल आपका पसीना आ रहा हो और आधा घंटा आप उस पसीने में शराब ओढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल भीगे हुए हो, आपकी तो आप अपनी एनर्जी अपनी डाउन हो एनर्जी जाती डाउन है। हो जाती है। तो बिल्कुल उसमें सही। साथ साथ आपको रिहाइड्रेट करना, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करना, फायर फाइटिंग को भी जारी रखना, वो बड़ा एक चैलेंजिंग काम होता है। बिल्कुल सही। और आज- जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि ये पेशावर से हैं, तो मुझे लगा कि अभी हम एक ऐसे सेंटर और एक ऐसी सर्विस में मौजूद हैं जो पंजाब की नहीं है, लाहौर की नहीं है, पाकिस्तान की है, कि पाकिस्तान के हर सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारी कोशिश यही रही है और हमारी कि जी सब लोगों को, पूरे पाकिस्तान को ये ट्रेनिंग हो, ताकि हर पाकिस्तानी को ये एहसास तहफ़्फ़ुज़ हो कि जब भी कोई इमरजेंसी होगा तो उसको वो फ़ौरन एक नंबर डायल करेगा, तो उसको जो है इमरजेंसी में मदद मिल जाएगी बगैर किसी सिफारिश। बगैर किसी सिफारिश के। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर। और अभी हम आ गए हैं एक और जी। सेक्शन में, जो कि जब शुरू होने लगा था 2017 के एंड पे, तो मुझे याद है आपका मैंने इंटरव्यू किया था। मैं उस वक्त मॉर्निंग शो करती थी और डीजी साहब को मैंने बुलाया, तो डीजी साहब ने कहा कि मुझे पता है सीमल, आपने ये नहीं कहना कि बड़े लोग कह रहे हैं कि ये कोई नहीं चलनी, लेकिन मैं आपको चलाकर नहीं बल्कि उसको कामयाब करके दिखाऊंगा। और आज मुझे उसकी कामयाबी नज़र आती है जब मोटरसाइकिल पे हमारे रेस्क्यूअर्स जो हैं वो 4 से अल्लाह का 5 शुक्र मिनट में है। पहुंच जी। जाते हैं। अल्लाह का आज शुक्र है। हमारा आप देखिए 10 लाख इमरजेंसीज पे इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, अब तक? 10 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पे, और ज़बरदस्त, 4 ज़बरदस्त। मिनट का औसत रिस्पॉन्स टाइम रखा है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। लेकिन उसके पीछे पूरी एक, आप जब तक सही प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक, तो प्लानिंग का हिस्सा था ये ट्रेनिंग जो आप जी। देख रही हैं अभी। इस बाकायदा प्लैंक्स पे ट्रेनिंग है, ये आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग है। फिर स्टाफ का नॉलेज, फिर स्टाफ की ट्रेनिंग,
सो मोटर बाइक राइडिंग के लिए ट्रेनिंग, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की ट्रेनिंग, फिर उनको इक्विपमेंट जो है वो देना। और सबसे बड़ी बात, हमने मोटर बाइक्स भी वो रखी जिसकी आराम से यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस हो सके। ये नहीं हमने एक टाइम ले लें और ऐसी चीज़ ले लें जिसकी हम कल को रिपेयर मेंटेनेंस ना कर सकें और उसके बाद फिर वो चले ना। तो हमने इसकी वो सिस्टम, एक ओनरशिप का सिस्टम कि जिस लड़के को इशू हुई है वो किस तरह उसको मेंटेन रखता है। आज अल्लाह का शुक्र है कितने साल बाद भी आप लाहौर में अगर आप देखें जिस तरीके से आपको बाइक्स और वो मिलेंगी, तो वो इसकी हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसा सिस्टम को डेवलप करें कि वहाँ पे हम इन चीज़ों को मेंटेन भी कर सकें और सही तरह चला भी सकें। क्योंकि रेस्क्यू के लिए, एम्बुलेंस के लिए तो हम सबके पास एक कॉन्सेप्ट होता है कि रास्ता क्लियर कर दें और एम्बुलेंस ने तेज़ी से वहाँ से गुजर जाना है। और मैं हमेशा कहती हूँ, इस पर मैंने एक शो भी किया था, रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंस को आपने कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि दे आर द रियल एम्बुलेंसेज जो एमरजेंसी में डील कर रही होती हैं। अब बाइक्स वालों को भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया, लेकिन उनकी बाइक चलाना भी बड़ा एक टेक्निक है, ख़ास तौर पर लाहौर की ट्रैफिक जो नाकाबिले बर्दाश्त है एक आम ड्राइवर के लिए। तो ये पूरा जो सेक्शन अभी आप देख रहे हैं, जहाँ अभी ये बाइकर्स जो हैं वो पूरा रेस्क्यू ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे भी और दिखाएंगे भी कि किस तरह से इक्विपमेंट के साथ ये लोग चलते हैं। अच्छा जी साहब, ये तो ज़बरदस्त तरीके से जिगजैगिंग मुझे लगता है उन नौजवानों को भी बड़ा इंस्पायर करेगी जो एक्चुअली बाइक चलाने के शौकीन हैं और फिर कुछ जॉब भी करना चाह रहे हैं और एक्टिविटी भी करना चाह रहे हैं। तो उनके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है ये कि आके वो ज्वाइन कर सकते हैं रेस्क्यू सर्विसेज और तमाम फिजिकल एक्टिविटीज। वन व्हीलिंग करने की बजाय ज़िंदगियाँ बचाने में अगर हमारा साथ दे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा होगा। ज़बरदस्त बात, ताकि उनकी भी ज़िंदगी बच सके, ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी बच सके बल्कि दूसरों की भी वो ज़िंदगी काम आ जाएंगे किसी के। हम जिनको समझाते हैं कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, तो अगर हीरो बनना है तो यहाँ पे आके हीरो बने, हीरो बन जाएं जी। ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटी करके आप ना सिर्फ अपना पूरा पैशन पूरा कर सकेंगे, लोगों की खिदमत भी कर सकेंगे। एक और डेंजर जोन में हम दाखिल होने वाले हैं और मैंने पढ़ लिया जी, बर्न हाउस आप देख सकते हैं। यस, और ये एक्चुअली आप देखेंगी किस तरह का यहाँ पे धुआं होता है और किस तरह आग में जाना, जहाँ पे वो तपिश है, वो धुआं है, वो जहरीली गैसेस हैं। आप सोचें कितना मुश्किल काम है और उसके अंदर जब ये फायर फाइटर जाते हैं तो कितना मुश्किल और रिस्की काम है। और उसमें आग से जाके लड़ना, तो वो और उसके बाद वहाँ पे लोगों को जाके बचाना या उस आग से लड़के फायर फाइटिंग करके उसको कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, यानी ये आपको अंदाजा होगा। तो ये स्पेशली आप देखिए कि आपको नहीं पता उस बिल्डिंग के अंदर किस किस्म का मटेरियल मौजूद है, किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करता है फायर को, लेकिन हमारे रेस्क्यूअर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, फायर फाइटर्स ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उनको इस ट्रेनिंग में ज़रूर सिखाया जाता है। तो देखिए इनकी ये ट्रेनिंग। ये फायर फाइटर्स जो हैं हमारे हीरोज़ तो हैं, लेकिन इतना आसान काम नहीं है, ख़ास तौर पर जब आपने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना हो। तो आगे चलते हैं, इस ट्रेनिंग का बकिया हिस्सा भी देखते हैं। एक छोटी सी ब्रेक, फिर आएंगे। आप देख सकती हैं एक टिपिकल बेस, जिस तरह एक बिल्डिंग होती है जिसमें नीचे बेसमेंट में स्टोरेज होती है, तो ये गोदाम है जिसमें आग लगी हुई है, वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और एक्चुअली यहाँ पे आप धुआं और वो सारा देख सकते हैं कि वहाँ पे है। इसमें बाकायदा उन्होंने किस तरह से लाइन सर्च करनी है, बिकॉज अंदर तो नज़र कुछ नहीं आ रहा। दूसरा ये दुकानें हैं, वहाँ पे वो पूरा धुआं आगे फैल चुका है और उसके ऊपर लोगों की एक लिविंग है जहाँ पे वो जाएंगे और सर्च करेंगे कि कोई बंदा अंदर ट्रैप्ड तो नहीं है और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। और आप देखें जैसे ही दरवाज़ा खुला है, एक्चुअली धुआं जो है जी बाहर फुल फ्लैश धुआं, अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा, अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है और आपको देखना बिल्कुल होता है। इवन इफ लाइट्स भी ले हैं स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग भी, तब भी आपकी विजिबिलिटी जो है वो नहीं होती क्योंकि ये डार्क स्मोक है और जिस तरह से वहाँ पे बिल्कुल सही। और इस ट्रेनिंग में चूँकि ये बड़ी डेंजरस भी होती है जी, जख्मी भी हो सकते हैं, जख्मी भी होते हैं और कुछ लोग हमारे इस प्रोसेस में शहीद भी हुए हैं जो रियल टाइम हमारे हीरोज़ हैं जो बचाने गए। और उस वक्त हुआ जो सबसे अफसोसनाक वाक़या था, जिस तरह पिंडी में गखड़ प्लाजे में 13 लोग जो है वो शहीद हुए और उसमें जो था वो इतना कोई अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि अभी तक कंक्रीट की बिल्डिंग्स उस तरह नहीं गिरी। वो एकदम बिल्डिंग जिस तरीके से ढेर हुई
उस वक्त वो अंदर सर्च कर रहे थे, उन्होंने कहा था अभी भी लोग अंदर हैं ट्रैप, तो उनको देखने गए थे, तो इसी तरह से तो उनको थे। इसी तरह जब 9/11 का वाक़या आपने देखा, वहाँ पे भी कितने सारे फायर फाइटर्स की वहाँ पे जो है डेथ हुई, और वो लोग भी इसी तरह से उनको पता था अंदर लोग ट्रैप्ड हैं, तो उनको सर्च करने गए हुए थे जिस वक्त बिल्डिंग जो है वो मुनहदम हो गई। बिल्कुल सही। तो और ये रिस्क होता है ऑब्वियसली, लेकिन आपने जब ज़िंदगियाँ किसी की बचानी है तो फिर उसमें ये रिस्क लेना होता है। अब ये आप देख सकती हैं थर्मल इमेजिंग कैमरा है, उसकी मदद से वो अंदर देख रहे हैं कि कहाँ पे अंदर सीट ऑफ फायर है, कहाँ पे एग्जैक्ट आग है धुएं में, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्माइश है। ये किसी ने आपने देखा ऊपर उन्होंने सर्च ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है, और वहाँ से उन्होंने बताया कि जी वहाँ से सिग्नल दिया। ये दूसरा जो है उसने सर्च ऑपरेशन कंप्लीट किया है, वरना उसका, और ये एक जो टीम है ये लेके इनको बाहर आई है किसी विक्टिम को, और वो रिकवर करके लाए हैं, और वहाँ पे अपना सर्च ऑपरेशन जो है उन्होंने यहाँ से मुकम्मल किया है। सो इसमें जाके ढूंढना ऐसी सूरत हाल में वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट और चैलेंज होता है, बिल्कुल टोटली ब्लाइंड उसमें जाके सरफेस टू सरफेस करना, वॉल टू वॉल सर्च करना, लाइन सर्च करना, ये सारा जो है उसमें उसकी स्टेबिलिटी को देखना, ये सब एक चैलेंजिंग टास्क होता है। ये सब जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप हम डिफरेंट ट्रेनिंग सेंटर में जा रहे हैं, मुझे लग रहा है ये पिछले वाले से ज़्यादा मुश्किल है, ये उससे ज़्यादा मुश्किल है। अब देखिए इसमें इन्होंने अपने ऑक्सीजन मास्क भी पहने हुए हैं, इसमें ये मसनूई तौर पे सांस ले रहे हैं, मसनूई तौर पे एयर है, बिकॉज जो इधर की एयर है वो तो सारी टॉक्सिक है, सफोकेशन इतनी है कि आप नहीं जहरीली गैसेस भी हैं। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल्स दी हैं, लेकिन उसी में मुझे लग रहा है कि ये बहुत रियल टाइम आपने ट्रेनिंग दी है लाहौर और पंजाब और पाकिस्तान को नज़र में रखते हुए। जैसे हमारे लाहौर में ही मिसालें दें तो हफीज़ सेंटर की रीसेंट फायर है, पेस में जो आग लगी, फिर मैं अगर बहुत साल पहले चले जाऊँ तो LDA में आपको याद होगा जो 7th फ्लोर पे एक इंसिडेंट हुआ था, आई स्टिल रिमेंबर। तब हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे, एंड आई फेल्ट सो प्राउड कि जब आपने फायर को प्रायोरिटी बनाते हुए ऐसे ऐसे गैजेट्स भी मंगवा लिए बाहर से कि अगर 8वीं मंजिल पर भी आग लगी है तो हमारे पास वो पूरी सहूलत मौजूद है। आई थिंक वो ज़रूरत थी, बिकॉज वो भी हम ना करते तो और किसने चैलेंज एक्सेप्ट करना था। लेकिन मैं आप दुनिया की बेहतरीन फायर सर्विस भी बना दें, मेरी बिल्डिंग वालों से अपील होगी कि कम से कम निकलने के रास्ते रखें, ताकि खुदा ना खास्ता आग हो तो चाहे फायर फाइटर ने अंदर जाना हो और लोगों ने निकलना हो तो उनके लिए रहा, और उसको सिर्फ आपने सेपरेट करना है विद द फायर डोर। जिस तरह हमने ये एक मॉडल के तौर पे एक टावर को हमने कंस्ट्रक्ट किया है, हम इसमें आपको दिखाएंगे, इसमें ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह आपने जो सीढ़ी डिज़ाइन करनी है उसमें सिर्फ आगे एक दरवाज़ा लगा दें, तो अगर इस फ्लोर पे आग है और ऊपर वालों ने निकलना है तो वो फायर डोर उनको कम से कम निकलने का मौका दे दे। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें आप चूँकि इंटरनेशनली ट्रेंड भी हैं, चीज़ों को देखते भी हैं, एक सवाल जो मैं हमेशा आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू कि हम एक शहर की, लाहौर शहर की ट्रेनिंग ऐसे करते हैं, प्लानिंग ऐसे कर रहे हैं कि खुद ही अफसोस हो रहा है कि एक इतना प्यारा मेट्रोपॉलिटन सिटी, लेकिन उसकी टाउन प्लानिंग इस कदर पुअर है कि खुदा ना खास्ता जब आग लग जाती है, जैसे आप जिक्र कर रहे थे कि फायर एग्जिट नहीं रखे हुए थे, नक्शे पास उस तरह से प्रॉपर नहीं हुए थे, जिसमें फिर खुदा ना खास्ता किसी इंसिडेंट में प्रॉब्लम आती है। डू यू रियली थिंक कि हमें अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत थी या अब हम कर सकते हैं? देखिए, दो होते हैं, एक जब आप नया शहर बना रहे होते हैं तो बड़ा आसान होता है, उसको जिस तरह से आप प्लान करना चाहते हैं उसको बना सकते हैं। दूसरा है जहाँ पे पुराने शहर होते हैं उसको जब आपने बहाल करना है, वो एक चैलेंज होता है। उसमें फिर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ें साथ साथ आपको बनानी पड़ती हैं, और वो हमारे लिए ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है, और किसी डेवलपर और किसी प्लानर के लिए चैलेंज होता है। तो वो कुछ चैलेंजेस आते हैं, बट टाइम के साथ साथ जिस तरह इम्प्रूव कर रहे हैं, और कम से कम जो भी हमारे नए प्लान हो रहे हैं वो क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग्स के हिसाब से प्लान हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप बहुत बेहतर देखेंगे। वो भी ग्रेजुअली जो दूसरे एरियाज़ हैं उनको भी प्लानिंग और डेवलपमेंट के फेज से वो गुजरने के बाद बहुत बेहतर और इम्प्रूव होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक इट वुड बी टू मच फॉर यू, बट आई एम स्टिल गोना रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी कि आपका जिस भी पार्टी से ताल्लुक है, जब आप आवाम की खिदमत का दावा करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़रूर शामिल कर लें कि ये इदारा जो है वो बहुत से इदारों को बेहतर काम के लिए सजेशंस ही नहीं बल्कि एक्चुअली प्रैक्टिकली बता भी सकता है कि कौन सी चीज़ें हमारे पास तो एविडेंस बेस्ड डेटा होता है, वो हम डेटा से उसको और कोशिश भी होती है, बाकी चैलेंज है, और उसके साथ ये एक चीज़ साथ आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि टेक देम ऑन बोर्ड बिफोर प्लानिंग एनीथिंग। आपने जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स का जिक्र किया, बहुत अच्छी बात है। अब नाउ इट्स द टाइम कि हमें जाना चाहिए उस बाकायदा। बल्कि मैं यहाँ पे एक अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा, आई थिंक असेंबली को भी, और हमारे स्पीकर साहब जिन्होंने, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जिस वक्त ये देखा, और असेंबली जो थे उन्होंने बाकायदा कानून पास किया है बिल्डिंग सेफ्टी का, कम्युनिटी सेफ्टी का, और उसमें बाकायदा बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस अब इशू कर दिए गए हैं, और उनके ऊपर बल्कि मैं सबसे अपील करूँगा कि उनको बाकायदा पढ़ें। हमने उनको कोशिश किया है कि एज सिंपल एज पॉसिबल रखें,
ताकि जो एक्चुअल मेन चीज़ें हैं वो हर बिल्डिंग के अंदर हुई हों, मसलन निकलने के रास्ते हों, अलार्म हो ताकि आपको फ़ौरन पता चल जाए, और आप एक स्प्रिंकलर सिस्टम अगर लगा दें तो आपका मेन वाटर टैंक है उसी से सिर्फ एक शावर लगा होता है, तो जैसे ही वो होता है और वो शावर चल जाता है तो उससे आपकी First पूरी aid बिल्डिंग जिसे बच हम सकती कहते है। हैं, आपको उसमें किसी building के बचा आने से भी पहले आपको रिस्पॉन्स मिल चुका बिल्कुल होता है। सही। मैं चाहूँगी कि हम इनके ट्रेनर से बात करें कि किस तरह की मुश्किलात आती हैं और थोड़ा सा हम उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब। जी मैम। सर क्या हाल है आपके? अल्लाह करम। कितने अरसे से ट्रेनिंग दे रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं। 17 साल फायर फायर की की ट्रेनिंग ट्रेनिंग दे दे रहे रहे हैं, ऐसे हैं। ही। बड़ा मुश्किल काम है ना? जी मैम। फायर को बुझाना, लोगों को रेस्क्यू करना। पूरी वर्ल्ड के अंदर सबसे टफ काम जो है ना वो फायर फाइटिंग है। बिल्कुल सही। और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब के रेस्क्यूअर्स यहाँ से ट्रेंड होके जाते हैं। बिल्कुल, हमारे तो हीरोज़ हैं जी, आप लोग बिल्कुल भी, ऐसे ही। और जिनको आप ट्रेन कर रहे हैं वो भी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है फायर ट्रेनिंग के दौरान लोगों को या बच्चों को, जो यहाँ पे नौजवान आते हैं, उनको सिखाने में सबसे बड़ा मुश्किल काम क्या आता है? सबसे जो ज़्यादा इशू है, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से है, तो इसमें अदर प्रोवेंसेस के लोग और उनका थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर, और इसके अलावा ये फायर की ट्रेनिंग जो है ना ये काफ़ी टफ होती है, तो इसलिए फिजिकली फिटनेस जो है ना वो बहुत मैटर करती है। मैटर करते हैं। तो एक्सरसाइज और जिम जी, और ये सारी बिल्कुल चीज़ें ऐसे। मैटर करती हैं। कभी किसी ने आके कहा है कि मैंने आग वाली ट्रेनिंग नहीं करनी, मुझे बड़ा डर लगता है, फोबिया है मुझे? शुरू होता में है हम ऐसे? फोबिया टेस्ट हम सबसे पहले जब ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं उसी वक्त फोबिया टेस्ट लेते ठीक है। हैं। जो इसमें पूरा नहीं उतरते वो उसको हम वो फिर रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सही है जी। ये तो हो गए हमारे फायर फाइटर्स। अब आगे जो है वो हमने एक ऐसी सेक्शन में जाना है जहाँ डीजी साहब ने मुझे भी बताया है कि इंटरनेशनली जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक बिल्डिंग आप हमें दिखाएंगे जो बिल्टअप की गई है, और उसमें अगर खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट होता है तो उसको कैसे रेस्क्यू करते हैं, लेकिन इतने आराम से नहीं दिखाएंगे। अभी तो हम बड़े लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बड़े नौजवानों को हम ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी, अपना पैशन जो है वो रेस्क्यू 1112 को चूज़ करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बन के अपनी आवाम और कौम की खिदमत कर सकते हैं। लेकिन चूँकि प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया तो मुझे आपसे इजाज़त लेना होगी, लेकिन आपने कल इंशाल्लाह सेम टाइम पर 8 बजे हम यहीं से इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आप बाकी की ट्रेनिंग जो है वो भी जिसमें आप ऊपर बिल्डिंग के ऊपर जाके उसके बाद छलांग भी मार रहे हैं। ये छलांग मरवाने वाले हैं मुझसे, देखते हैं ऐसे होता है या नहीं होता, लेकिन हमारे जो हीरोज़ ऊपर होंगे ना वो नीचे ज़रूर आएंगे, और किस तरह से इस सब प्रोसेस को आगे लेकर चलते हैं ये हम आपको कल दिखाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।